एवरीवन। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, आरआरबी या जो भी आप एग्जाम्स आगे देने वाले हैं, वनडे एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक मिले हैं या आगे एग्जाम्स में आपके जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं पूरी डिटेल दे दूंगा लोकसभा और राज्यसभा की बेसिक चीजों की, जिससे क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नोट कर लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पहला क्वेश्चन नोट करिए कि हमेशा पूछता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमारे देश में पार्लियामेंट होगा ना। पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, एक हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही हम राज्यसभा बोलते हैं, नोट करिए, कभी कभी एग्जाम में आता है। हाउस ऑफ द पीपल को हम लोकसभा बोलते हैं। इन्हीं की चर्चा आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, जिससे आगे आने वाले एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे। तो उसके पहले एक बात, जो हमारा पार्लियामेंट है ना, आर्टिकल 79 से लेके 122 नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 79 से लेके 122 और पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, पावर्स, प्रिविलेजेस और भी बहुत सारी चीजें, हमारी पार्लियामेंट रिलेटेड सारी चीजें इस इतने आर्टिकल्स में कवर हो गई हैं। तो अगर कभी एग्जाम्स में आ जाए तो पार्लियामेंट से रिलेट करने वाला आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 79 से 122। चलिए, ये तो पार्लियामेंट की बात हो गई, लेकिन हम पार्लियामेंट की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। तो सबसे पहले हमारा आता है राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को पहले कहा जाता था। 1954 में इसका हिंदी नेम राज्यसभा किया गया, नोट कर लीजिए, 1954 में। इसी तरह हाउस ऑफ द पीपल पहले कहा जाता था, 1954 में ही लोकसभा कहे जाने लगा। राज्यसभा को हम आपको बताते हैं सेकेंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं या अपर हाउस भी कहते हैं। ध्यान रखना है, मेन तो इसका अपर हाउस नेम है, इसको अपर हाउस कहते हैं, सेकेंड चैम्बर कहते हैं या हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। कभी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप क्लियर रहे आपको। लोकसभा को हम इसी तरह फर्स्ट चैम्बर कहते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं। ध्यान रखना है, हम में से कई लोगों को तो ये ही नहीं पता रहता कि अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा की लोकसभा। जिन्हें नहीं पता, आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। ये तो हमारा कि क्या कहते हैं ये हो गया। अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, कि प्रेसिडेंट हमारा अलग रहता है। प्रेसिडेंट ना हमारा राज्यसभा का मेंबर होता है ना ही लोकसभा का मेंबर होता है। प्रेसिडेंट एक अलग मेंबर है, अलग मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे दोनों हाउस का मेंबर नहीं है। पहली बात हूं, कभी भी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से, ऐसे ऑप्शन जो देख पूछता है कि इन चार ऑप्शन में से राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर कौन नहीं है, तो राष्ट्रपति दोनों हाउस का मेंबर नहीं होता है, ये आप नोट करिए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज, कंपोजिशन की अगर हम बात, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप देख ली हैं। अगर आपने नोट भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की ध्यान रखना, एकदम ध्यान से अगर आप सुनेंगे इस वीडियो को लास्ट तक तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले राज्यसभा की बात करिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स हैं। कितनी हैं? एकदम ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स भरे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये जानिए कि मेंबर्स हमारे, क्योंकि हमारे देश में राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यानी कि स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दोनों से मेंबर आएंगे। तो 250 में से 238 यानी 238 मेंबर्स हमारे स्टेट से होते हैं और यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर कुल कितने मेंबर्स होते हैं हमारे? 238, 238। बाकी कितने बच रहे हैं भाई? 12 बच रहे हैं ना। 12 जो होते हैं ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब इन मेंबर्स को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर ये आते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान रखना राज्यसभा में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो 12 मेंबर्स को, एकदम ध्यान रखना, मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई। करंट में हमारा जो राज्यसभा का है 245 मेंबर्स हैं। करंट में हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से आप नोट करते जाइए 229 मेंबर्स आपके स्टेट से हैं, स्टेट से 4 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज से हैं, और जो 12 मेंबर हैं वो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि नॉमिनेट करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है, वो भी आपको क्लियर होगा। ये करंट की आपकी राज्यसभा की सिचुएशन है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है, मतलब कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, ये एलोकेशन ऑफ सीट्स का जो विवरण है वो हमारे 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आ चुका है ये वाला। एलोकेशन ऑफ सीट मतलब सीट्स का जो आवंटन है वो 4थे शेड्यूल में, सीट्स लिख दिया मैंने, 4th शेड्यूल में दिया गया है। ध्यान रखना, एक मेरा वीडियो भी है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस पर तो मैंने 1 से 12 तक के सारे शेड्यूलों के बारे में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिए। 4th शेड्यूल फिलहाल यहाँ पर आप याद रखिए। अब देखिए इलेक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया 238 लोग तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो इनको कहाँ से आते हैं? देखिए जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जो स्टेट से मेंबर राज्यसभा में आते हैं, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे राज्यसभा में आएंगे। मतलब कौन इलेक्ट करता है? जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना है, वो एक तरह से इलेक्शन होता है, हालांकि फ्री इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये उनको करते हैं। बाकी जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब कि उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस आधार पर कर सकते हैं? जैसे कोई आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में या साइंस के फील्ड में कोई एक्सपर्ट हो, या किसी के पास स्पेशल नॉलेज हो, किसी को किसी कला में कोई माहिर हो, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर सकते हैं। उस कितने लोगों कर सकते हैं मैक्सिमम? ये आपको याद रखना है, 12। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लोकसभा के कंपोजिशन की। देखिए लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 550 सीट हो सकती हैं, मैक्सिमम 550 सीट्स फुलफिल की जा सकती हैं, जिसमें से 530 सीट्स आपकी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करेंगे। सॉरी, ये 550 सीट नहीं, ये 552 सीट, ध्यान रखना। ये स्टेट यूनियन टेरिटरी तो हो गया ना, ये 550 तो इसी में हो गया। दो जो होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 2 जो होते हैं दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कहां से करता है ये भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 मेंबर, 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, किसमें? लोकसभा में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है? 552, 530 स्टेट्स की, 20 यूनियन टेरिटरी की और 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना। करंट की सिचुएशन की आप बात कर लीजिए। करंट में लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 545, जिसमें से 530 तो पूरे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 13 आपके यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं
और आपके जो 2 हैं वो आपको पता है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। करंट की सिचुएशन ये है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हो सकती है। अब देखिए इनके मेंबर्स का स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इनके जो यहाँ से जो मेंबर्स लिए जाते हैं, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा के लिए, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है भारत की जनता के द्वारा। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब कि 18 साल के ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है। किसको? इनके मेंबर्स को। तो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आने वाले किस सभा के मेंबर होते हैं? लोकसभा के। किस हाउस के होते हैं? लोकसभा के। हाउस ऑफ द पीपल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ इंडिया होता है। तो एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट, जो वोट कर सकता है भारत का सिटीजन, उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, है ना। 18 वर्ष से बड़ा होना चाहिए। पहले जो है ये एज 21 ईयर्स थी। कितनी थी? 21 ईयर्स थी। 21 ईयर्स से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया वोटिंग एज को। किस अमेंडमेंट के द्वारा? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, आप जरूर नोट करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जानकारी। तो ये तो बात हो गई हमारी कंपोजिशंस की। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की ड्यूरेशन की। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपको सारी बेसिक चीजें मैं बता दूंगा जिससे जो भी बेसिक क्वेश्चन, देखिए मैंने भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन अक्सर, मतलब मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी मैंने देखा अक्सर उठा लेता है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, वर्किंग ड्यूरेशन कितना होता है। अब यही बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को पता भी है, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आता है हमारा राज्यसभा। अब मैं आपको बता दूं, पहले देखिए ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ध्यान रखना है एक बार, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, या कह सकते हैं ये एक हमारी परमानेंट बॉडी है। एकदम ध्यान से सुनिए, बेसिक मतलब समझिए। मतलब अगर इसका कार्य एक बार चालू हो गया तो जितना इसका कार्यकाल है, वर्किंग पीरियड है, उसके बाद ही ये बंद होगा, ये खत्म होगा। बीच में इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसका डिसॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम परमानेंट बॉडी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकसभा राज्यसभा में से परमानेंट बॉडी कौन है या कंटिन्यूइंग चैम्बर कौन है, तो वो हमारा राज्यसभा है। देखिए अब इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब राज्यसभा को बनाया गया था, जब उसका जिक्र आया था, तो उसने कोई इसका टर्म ऑफ ऑफिस मेंशन नहीं किया था कि कितने साल तक ये इसका क्या होगा, वर्किंग पीरियड होगा, इनके मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस होगा, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया था। फिर 1951 में एक एक्ट आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इसका जो कार्यकाल रखा गया वो 6 इयर्स यानी कि 6 साल का रखा गया। तो अगर एग्जाम में आता है, सिंपल सा आता है, लेकिन मैं इसके पीछे की भी बात बता देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। 6 साल इसका वर्किंग पीरियड होता है राज्यसभा का लगभग। तो आपको ये मेन चीज याद रखना है, और याद रखना कि अगर एक बार इसका चालू हो गया कार्यभार तो 6 साल तक चलेगा, बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद, और इसको चैलेंज भी, मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गया आपका राज्यसभा का ड्यूरेशन। लोकसभा का देखिए, लोकसभा नॉन कंटिन्यूइंग चैम्बर है। मतलब आप नॉन कंटिन्यूइंग से आप समझ गए होंगे कि एक परमानेंट बॉडी नहीं है। इसका जनरली टर्म जो होता है वो 5 इयर्स का होता है, 5 इयर्स का होता है।
लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि अगर आप चाहें तो इसको 5 साल के अंदर ही डिसॉल्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसका कार्यभार बंद कर सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, तो लोकसभा अगर पूछता है लोकसभा और राज्यसभा में किसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, किसका डिसोल्यूशन कर सकते हैं, तो लोकसभा का। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इसका इनके मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? 5 इयर्स होता है। ये भी आपको याद रखना है और जो मैंने बताया वो भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया इसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अलावा आप एक बार और याद रख लीजिए कि जो होता है ना 30 साल से कम व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स। वहीं अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो इसके लिए 25 इयर्स। ये छोटी सी बात थी, इसको नोट कर लीजिए माइंड में, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करूंगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब आप समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई है। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीजों से डील करता है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में भी चर्चा की गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है कि इसका हेड कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ये सारी दिक्कतें जो हैं वो सब हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारा लोकसभा आता है, देखिए लोकसभा में ध्यान से एकदम सुनना है, बस समझ में आ जाएगा। लोकसभा में 2 लोग होते हैं, एक तो स्पीकर और एक हमारा डिप्टी स्पीकर। ध्यान रखना है, इजी सी चीज है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी का स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा का? ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। अगर हम प्रेजेंट की डिप्टी स्पीकर की बात कर ले तो कौन है हमारा? एम थम्बी दुरई। एम थम्बी दुरई। ठीक है, ये हमारे डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर। अब हम इनके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। देखिए स्पीकर जो होता है ना वो लोकसभा का ही मेंबर होता है और लोकसभा के ही मेंबर्स आपस में इलेक्शन करके एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं और स्पीकर बना देते हैं। यानी स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के मेंबर्स के बीच से ही इलेक्ट होकर आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इलेक्ट हो गया, ठीक है, और फिर ये अपना कार्यभार संभालेंगे स्पीकर हमारे लोकसभा के। अगर इनको रिजाइन करना है तो, या अगर इनको हटाना है, कुछ भी करना है, अगर इनको रिजाइन करना है तो ये अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, किसके हाथ में देंगे। बहुत बार लोग गलती करते हैं कि प्रेसिडेंट के हाथ में देंगे, नहीं, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर डिप्टी स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को दे देंगे। ठीक है, अब देखिए स्पीकर की भी अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर की भी अपनी पावर्स होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर ये हमारे स्पीकर प्रेसाइड कर रहे हैं, मतलब कि उस समय पे जब हाउस की मीटिंग चल रही है, हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट हैं और ये उसके स्पीकर पद पे बैठे हैं, उसको प्रेसाइड कर रहे हैं, एब्सेंट नहीं है, तो उस समय ये किसी भी प्रकार का वोट नहीं डाल सकते, वोट कास्ट नहीं कर सकते, सिवाय एक केस के। अगर जिस भी चीज के लिए वोटिंग चल रही है, चाहे वो मेंबर्स का इलेक्शन हो या वो बिल के लिए हो रहा हो पार्लियामेंट में, तो एक कंडीशन पर स्पीकर जो है वो हमारे वोट कर सकते हैं। किस कंडीशन पर? अगर वोट टाई हो जाता है, वोटिंग क्या हो जाती है? टाई हो जाती है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ वोटिंग्स हो जाएंगी दोनों तरफ से, तब एक निर्णायक मत जो होगा, कास्टिंग वोट जो होगा, वो स्पीकर के द्वारा डाला जाएगा। इस केस में वोट कर सकते हैं। सेम कंडीशन डिप्टी स्पीकर के साथ है। लेकिन ध्यान रखना है, प्रिसाइडिंग करते वक्त अगर मान लीजिए स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं, मीटिंग के हेड बने हुए हैं,
तो उस समय डिप्टी स्पीकर जो होता है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है आपके लोकसभा में, तो वो वोट वगैरह कर सकता है, ठीक है। अगर हमारा स्पीकर एब्सेंट हो जाता है तब मीटिंग को, तब हाउस को प्रेसाइड कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। तब डिप्टी स्पीकर के साथ भी ये कंडीशन वोट वाली अप्लाई हो जाती है। ये तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। ये स्पीकर कौन है? ओम बिरला करंट, और डिप्टी स्पीकर कौन है? एम थम्बीदुरई। अगर एग्जाम में कभी कभार पूछा हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर की अगर हम बात कर लें भाई, तो ध्यान रखना है, नाम बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की जीवी मावलंकर, या इनका नाम है पूरा गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक, ये आपका ध्यान रखना है। अब देखिए डिप्टी स्पीकर भी है ना, अगर मान लीजिए आपसे थोड़ा और एडवांस लेवल में पूछ लिया, सीजीएल में पूछ लिया, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन है? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो इनका नाम था अनंत संयानम, अनंत संयानम अय्यनगर। ध्यान रखना है एकदम बिल्कुल नाम को, अनंत संयानम अय्यनगर। हालांकि जब पहली लोकसभा हेल्ड हुई थी तो डिसाइड करना मुश्किल था, ये दोनों लोग एक दूसरे से मतलब कंपटीशन में थे कि किसको स्पीकर बनाया जाए, किसको डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। लेकिन उस समय देखा गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके भी स्पीकर हमारे जीवी मावलंकर साहब थे, तो इसीलिए इनको लोकसभा का स्पीकर पहला बना दिया गया, और डिप्टी स्पीकर किसको बना दिया? अनंत संयानम अय्यनगर को। हालांकि जो दूसरी लोकसभा हुई उसके स्पीकर ये बन गए थे, अनंत संयानम अय्यनगर दूसरी लोकसभा के स्पीकर बन गए थे। तो ये तो हो गई हमारी लोकसभा के स्पीकर्स की बात, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी चीज हम राज्यसभा पे चलते हैं। बेसिक चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं, थोड़े बहुत नाम भी क्लियर हो रहे हैं, राज्यसभा पे आते हैं। और ध्यान से आप सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है सारी चीजें क्लियर होंगी। राज्यसभा में दो पद होते हैं, एक चेयरमैन का, एक चेयरमैन का और एक डिप्टी चेयरमैन का। डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उसमें वाइस स्पीकर भी बोल सकते हैं। राज्यसभा में ध्यान रखना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। देखिए राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, स्थिति के आधार पर जो चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और हम जानते हैं वेंकैया नायडू जो है इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी राज्यसभा के हो जाते हैं। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर किसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाए या वाइस प्रेसिडेंट को कह दिया जाए कि आप प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को भी परफॉर्म करिए, को परफॉर्म करिए, प्रेसिडेंट की तरह रहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में या चाहे जो हो जाए, तब ये चेयरमैन का कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे। तब जो चेयरमैन का कार्यभार संभालेगा राज्यसभा का वो हो जाएगा आपका डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। इस समय आपके जो डिप्टी चेयरमैन हैं हमारे, वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। ध्यान रखना है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है भाई। अगर आएगा तो एग्जाम में लिख लीजिएगा, हालांकि बदलते रहते हैं तो इसलिए नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट का केस आ सकता है, आप ध्यान रखिए, फर्स्ट केस आ सकता है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के भाई? सबने इनका नाम सुना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन की अगर हम बात कर दे तो इनका भी नाम याद रख लीजिए, वही अगर आप क्वेश्चन आ गया भाई तो क्या करेंगे? एसवी कृष्णमूर्ति राव,
ध्यान रखना है, इनका नाम भी आपको नोट रखना है। ये तो नाम की बात हो गई, अब कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए जो चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन होता है, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों राज्यसभा के मेंबर होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में एक इलेक्शन होता है और इलेक्ट होके स्पीकर और स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर था वो लोकसभा का है ना, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर्स के बीच से ही क्या होता है कि इलेक्शन होके इलेक्ट होके ये स्पीकर की पद पर आ जाते हैं। दोनों लोग, स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर दोनों मेंबर होते हैं। लेकिन इस केस में जो चेयरमैन होता है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखना है इस चीज का। राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ये चीज हमको हमेशा याद रखना है कि राज्य ऐसे पूछ सकता है कि इन चारों पद में से अपने हाउस का मेंबर कौन नहीं होता है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बाकी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, दे बोथ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। बाय इलेक्शन ये आते हैं, अपने मेंबर्स के बीच में इलेक्शन होता है, इलेक्ट होकर ये आते हैं। पहले स्पीकर काम करता है, स्पीकर बाय चांस एब्सेंस हो जाता है तो उसकी जगह उसका कार्यभार कौन संभालता है, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। उसी तरह इसके केस में भी है। और जो मैंने वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि प्रेसाइड करते वक्त मान लीजिए अगर चेयरमैन हेड है, प्रेसाइड कर रहे हैं, तो ये वोट नहीं कर सकते, केवल एक ही केस में कर सकते हैं। अगर हाउसेस की वोटिंग इक्वल हो जाती है तो टाई हो जाता है तो एक वोट करना पड़ता है, इनके मन का है किसी के भी हिस्से में फेवर में कर सकते हैं। तो उसी तरह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ भी यही होता है कि प्रेसाइड करते वक्त ये वोटिंग नहीं कर सकते, केवल टाई होने की कंडीशंस पर कर सकते हैं। और अगर चेयरमैन प्रेसाइड कर रहे हैं तो डिप्टी चेयरमैन क्या हो जाएगा, एक ऑर्डिनरी मेंबर हो जाएगा। तो ये तो राज्यसभा और लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज आप और पढ़ लीजिए, जान लीजिए, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जॉइंट सिटिंग, देखिए जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि दोनों हाउसेस को साथ में बैठाकर एक मीटिंग किया जाता है, ठीक है, कंबाइंड मीटिंग, ठीक है, लोकसभा की और राज्यसभा की एक मीटिंग की जाती है। किन केस में कर सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे कोई बिल पास हुआ हो और उसको किसी हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो, किसी हाउस ने एक्सेप्ट कर दिया हो, या तो कोई बिल में अमेंडमेंट किया गया हो और उसको दोनों हाउस ने डिसएग्री कर दिया गया हो कि हम इस अमेंडमेंट को भैया नहीं मानते, तो ऐसे केसेस में, ऐसी कंडीशंस में जॉइंट सिटिंग हो जाती है, एक कंबाइंड मीटिंग हो जाती है। किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। प्रेसिडेंट समॉन इसको कर देते हैं, बुला लेते हैं मीटिंग की, हाँ ये आप जॉइंट सिटिंग करिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स, ठीक है। लेकिन आपको एक बात में ध्यान रखना है, मैं बताने जा रहा हूँ कि बिल का देखो मैटर होता है तो जॉइंट सिटिंग आती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है वो कौन से बिल से रिलेटेड है ये भी आप जान लीजिए कि कौन से बिल के लिए आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। तो केवल ऑर्डिनरी बिल हो या कोई फाइनेंशियल बिल हो तो आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जॉइंट सिटिंग केवल इन्हीं दोनों। और कभी और एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मनी बिल का कोई केस हो तो इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो इस केस में भी आप जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते, केवल ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल के लिए ही आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात जॉइंट सिटिंग से कि ये जो साथ में कंबाइंड मीटिंग एक होगी, इनको प्रेसाइड कौन करेगा, इनका हेड कौन होगा, जो लोकसभा का स्पीकर होगा, ठीक है, ये जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करेगा। अगर मान लीजिए लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट हो जाता है तो आपका डिप्टी स्पीकर हो जाएगा या वाइस स्पीकर कह सकते हैं लोकसभा का। अगर मान लीजिए ये भी एब्सेंट हो जाएगा तो तब आपका जो इसका हेड होगा जॉइंट सिटिंग का वो हो जाएगा आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखना है भाई, ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये हो जाएंगे। तब आप आपको ध्यान आ रहा होगा कि चेयरमैन राज्यसभा का
नहीं कर रहा है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड। तो याद रखना हमें कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, उसका हेड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो हाउस का मेंबर होता ही नहीं है, राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता वो, तो प्रिसाइड कैसे कर सकता है इनकी जॉइंट सिटिंग को? इनकी जॉइंट सिटिंग को यही 3 लोग प्रिसाइड कर सकते हैं। ये एब्सेंट हो तो ये एब्सेंट हो तो ये। अगर मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के भी एब्सेंट हो जाए तो यार हाउस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, किसी एक को ले लिया जाएगा उस टाइम पर, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर या जो भी होगा जिस भी आधार पर उसको उस टाइम के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हेड बना दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे जो भी आप एग्जाम्स भरे होंगे उनमें जो क्वेश्चन आएंगे मैं आशा करता हूँ वो आपसे जरूर हो जाए। थैंक यू।